नाज़रीन, आपको मालूम ही है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के लिए जो फैसला अदालत का आया है, अपीलें जो उन्होंने दायर कर रखी थी उन्हें खारिज कर दिया गया। बज़ाहिर ये फ़ैसला सुनकर ऐसा लगता है कि शायद उन्हें अपीलें खारिज करके बहुत कोई नुकसान पहुंचा है, या ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके पास ऑप्शंस कम रह गए हैं। लेकिन कुछ कानूनदानों का ये भी ख्याल है कि उन्हें रिलीफ भी मिला है, क्योंकि वो अपीलों को दोबारा भी दायर कर सकते हैं जब भी वो वतन वापस आएँ। तो हकीकत में ये फ़ैसला किसकी फ़तह है, किसकी शिकस्त है, या फ़िलहाल एक पॉज आ गया है इन सारे केसेस के सिलसिले में, इसके हवाले से बात करना बड़ा ज़रूरी है। क्या नवाज़ शरीफ साहब की जो वतन वापसी है वो नागुज़ीर हो चुकी है? और मरीम साहिबा का भी हाल ही दिनों में जो उन्होंने बताया कि उनकी सेहत के हवाले से उन्होंने कहा कि वो ठीक है, लेकिन इंसाफ अगर उनको नहीं मिलेगा तो वो फिर यहाँ आकर क्या करें। तो इस सारी जो कशमकश है कि वो आखिर वहाँ पर हैं क्यों, सेहत के लिए या फिर अपने जो साजगार हालात नहीं हैं इस वजह से। तो इन सारी सूरत हाल पर आज गुफ्तगू करते हैं। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो इमरान साहब आप बताइए कि आपके नज़दीक ये फ़ैसला किसके हक़ में है और किसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है जैसे हर फैसले की होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मेरे नज़दीक तो ये किसी की फतह या शिकस्त है नहीं। अच्छा, ये कानूनी एक तरीक़ाकार है। अदालत ने फ़ैसला कैसे करना होता है, किसी भी अदालत ने कानूनी मामलात पर हमेशा मेरिट पर कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए फ़ैसला करना होता है। अब एक इंसान, एक शख्स या एक ऐसा मुजरिम जिसको अदालत ने एक सज़ा सुनाई है और उसने अपील दायर की है, और उसके बाद वो अपील के बाद इंसानी हमदर्दी की बिना पर या इलाज के लिए बाहर चला गया, ठीक है, और वो वापस नहीं आया, तो अदालत ने इस पे क्या फ़ैसला करना है? अदालत ने उन्हें मौका दिया, वो वापस नहीं आए तो उस अदालत ने ज़मानत उनकी कैंसिल कर दी, अदालत ने उनकी ये अपील खारिज कर दी। लेकिन अपील का हक़ ख़त्म नहीं हुआ। अदालत ने ये फैसले में लिखा है कि अगर आप वापस आ जाएं तो दोबारा अपील दायर कर लें, क्योंकि आप इस वक्त अदालत की नज़र में मफरूर हैं, लिहाजा आपकी ये अपील हम। लेकिन अदालत के पास ये ऑप्शन थी कि वो इस चीज़ को ख़त्म भी तो कर सकते थे ना, अपील के हक़ को। लेकिन ये अदालत देखे ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये किसी की ना फतह है ना किसी की शिकस्त है। लेकिन फवाद चौधरी साहब कुछ और कह रहे हैं, मैं ज़रा उनकी इंटरप्रिटेशन भी आपके सामने रख दूँ और फिर से भी कॉमेंट लेते हैं। सुनिए जी, फवाद चौधरी साहब ने इस फैसले को कैसे देखा? वर्डिक्ट जो है ये यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की अवाम की फतह है, तरीके इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह है। अब नवाज शरीफ जो हैं वो भी एक मफरूर की हैसियत रखते हैं, और पाकिस्तान के लोग देख सकेंगे कि जब ये जो उनके बड़े बड़े हुक्मरान हैं वो जेलों के पीछे होंगे। अच्छा समीना, मैं फवाद चौधरी साहब की बात पे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि नवाज शरीफ को अब फ़र्क नहीं पड़ता इस वक्त कि उनको आप मफरूर के, उनको आप बगोरा के हैं या वो जमानत के हैं, जो मर्जी के। उसकी वजह ये है कि उन्होंने इस फैसले की बिना पे वापस नहीं आना। उन्होंने वापस जब आना है तो अपने उस पे देख के आना। ठीक है, अदालत के फैसले में वापस नहीं आना, अपने फैसले से आना है। हिलाली साहब, व्हाट डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं कि अदालत ने फिर से एक रास्ता उनके लिए छोड़ दिया है कि वो जब चाहें, जब हालात उनके लिए अच्छे हो जाएं, वो आएँ और आके फिर ये अपीलें दोबारा दायर करें? ये तो मैं तो हैरान हो गया हूँ कि अदालत को हर चीज पता है। वो क्यों बाहर गया, कैसे बाहर गया, कितने झूठ कहा बाहर जाते वक्त, किसने उसका गारंटी दिया। अब उसकी हालत बिल्कुल ठीक है, हर तीसरे दिन वो नजर आते हैं तकरीर करते हुए, सड़कों पे फिरते हुए। और उनकी बेटी ने कहा कि मेरा बाप शाम को ही आ जाएगा, आज शाम ही आ जाएगा। अगर उसको गारंटी मिल गया कि उसको कुछ नहीं होगा, उसके साथ इंसाफ हमारे ख्याल से नहीं होगा, उसके लूट जो किया है वो सब चीजें उसके साथ ही रहेंगे, तो वो आज शाम को आ जाएगा। ये गारंटी आप लोग दे दें कि वो सब चीजें होंगे तो आज शाम आ जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि अदालत ने काफी सॉफ्ट उनके लिए ये डिसीजन दिया है? लेकिन इमरान साहब, ये तो अदालत कर सकती थी कि कोई उन्हें टाइम बार्ड दे देती, टाइम फ्रेम दे देती कि भाई आप इतने टाइम में वापस आएं, ताकि कुछ तो उनके ऊपर भी बर्डन होता कि वो वापस आएं। देखिए, असल में ये फैसला जो है ना, आप इसको गलत अंदाज में ले रहे हैं। अच्छा। ये केस ये नहीं था कि अदालत उनको टाइम फ्रेम दे के उन्होंने कब आना है, या नवाज शरीफ की वापसी का केस नहीं है। लेकिन केस उनके बगैर चल नहीं सकता। गुजारिश सुने तो यही तो अदालत ने कहा है। ये केस है क्या, ये मुकदमा है क्या?
ये मुकदमा जो है ये नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत नहीं है, वापसी पे वो नहीं है, ये मुकदमा है उनकी अपील का। अब जो उन्हें सजा हुई है उसकी अपील का। अब इस पे जब कोई भी बंदा अगर वो इश्तहारी है, अगर वो नहीं है, अगर वो हाजिर नहीं है, तो अदालत उसको यही कहेगी कि जनाब आप आएंगे तो है, अदरवाइज कानून आपको इस बात की इजाजत नहीं देता, आपकी ये गैर मौजूदगी में हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। इस वक्त PMLN के रहनुमा अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुद भी कानूनदान है, तो फिर उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि इस फैसले को वो कैसे देख रहे हैं, क्या अदालत के बाद बाकी कोई ऑप्शन नहीं था, और फिर ये भी कि PMLN के रहनुमा के तौर पर वो क्या समझते हैं। शुक्रिया अता तारड़ साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो आप ये फरमा दीजिए, अदालतों से आपके बड़े गिले शिकवे रहे हैं, इस फैसले से आप लोग मुतमईन है क्या? नहीं है, मगर मैं कुछ हकायक आपके सामने रखूं कि ये अदालत से हमने खुद रुजू किया था। आपको ये बात समझना होगी कि ये मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ नहीं गई, ये नैब उनके खिलाफ नहीं गई, ये कोई प्रोसिक्यूशन बाहर से आके उनके खिलाफ नहीं गई। ये मियां नवाज शरीफ ने बजाते खुद अपनी सजाओं के खिलाफ अपील की थी। जिस तरह इमरान याकूब साहब बड़े मंजे हुए तज्जियाकार हैं और उनकी मालूमात हमेशा ठीक होती हैं, तो ये हम अपील में गए हैं अपनी सजाओं के खिलाफ। अब जब हम अपील गए हैं अपनी सजाएं कम करवाने के लिए, अपनी सजाएं खत्म करवाने के लिए, तो उसमें 3 रास्ते से अदालत के पास। जो मियां नवाज शरीफ बाहर गए हैं वो लाहौर हाई कोर्ट का अलहदा एक ऑर्डर है, उसके बिल्कुल फैक्ट्स मेरिट्स डिफरेंट हैं, उसकी लीगैलिटीज डिफरेंट हैं, उसमें ये दर्ज है कि जब वो सेहतयाब होंगे वो वापस आएंगे। अदालत के पास मेरी दानिस्त में 3 ऑप्शंस थे। नंबर 1, जो ऑप्शन हमें काबिल कबूल बिल्कुल नहीं था, हम गए खुद थे, मगर पहला ऑप्शन यह था कि मियां नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में उनका केस प्रोसीड किया जाए और उसमें उनके खिलाफ कोई फैसला दे दिया जाए। ये ऑप्शन हमें बिल्कुल कबूल नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 ये ऑप्शन था कि उनकी अपीलें डिसमिस की जाएं। और देखिए ये फैसले अदालती फैसलों की नजीरों के तहत होते हैं। अदालती नजीर जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं, कॉमन लॉ कंट्रीज, जो कॉमनवेल्थ की कंट्रीज हैं जहां ब्रिटिश निजाम राइज है, उसमें जो पुराने अदालती फैसले हैं वो कानून की शक्ल इख्तियार करते हैं। अदालती नज़ायर 2 तरह के मौजूद थे। एक ये था कि आप अपील डिसमिस करें, मगर जिसने अपील की है उसको ये राइट दें कि जब वो चाहे और वापस आए या अदालत के सामने रूबरू आए तो वो दोबारा से अपनी अपील फाइल कर सके। ये एक रास्ता था जो अदालत ने इख्तियार किया। तीसरा जो सबसे आइडियल रास्ता था जो हम चाहते थे कि हो, वो ये होता है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उस अपील को मुलतवी कर दिया जाता है जब तक मुल्जिम आके पेश नहीं होता। तो कानूनी तौर पे तो ये नुक्ते थे। मैं बहुत बसद एहतराम हिलाली साहब की खिदमत में ये गुजारिश करूंगा कि मुल्क के अंदर 2 निज़ाम अदल राइज हैं। एक वो निज़ाम अदल है जिसके तहत एक शख्स को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया जाता है, और उसके बाद अरशद मलिक की पूरी कंट्रोवर्सी पूरी दुनिया के सामने है, कोई ढकी छुपी नहीं है। दूसरा निज़ाम अदल वो है जिसके तहत इमरान नियाजी साहब सुप्रीम कोर्ट के रूबरू कहते हैं कि साकिब निसार साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ये नियाजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड कंपनी मेरी मलकियत है, मैं इसका बेनिफिशियल ओनर हूं। साकिब निसार साहब से बाबा, लेकिन पीटीआई का इस वक्त कोई है नहीं है यहाँ पे डिफेंड करने के लिए, तो हम इसलिए उसको अवॉइड करते हैं बात करने से। तो हम आपके कंसर्न्स हैं उस पे बात कर लेते हैं ना। मुझे मुकम्मल तो कर लेने देना। एक बात यहाँ पे हो रही थी, मैं सिर्फ हिलाली साहब की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि जब ये नियाजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड के हवाले से इमरान साहब ने कहा कि मैं उसका बेनिफिशियल ओनर हूं, साकिब निसार साहब ने कहा नहीं भाई, आप ना डायरेक्टर हैं, आप ना एमडी हैं, बेनिफिशियल ओनर आप होंगे, हम आपको सजा नहीं करते, आप जाएं, आप आजाद हैं। फिर दूसरा मेरा जो इख्तिलाफ है वो ये है कि बनी गाला के 400 कनाल के महल की प्रोसीड्स के हवाले से जमायमा साहिबा का एक पावर ऑफ अटर्नी है। कभी आप कहते हैं जमायमा से उधार लिया या गिफ्ट लिया, कभी आप कहते हैं इस तरह तो फिर आपके लिए भी बहुत सारी मिसालें आ जाएंगी। ऐसे भी हमने नहीं देखा कि कन्विक्टेड मुस्लिम को ऐसे बाहर भेज दिया जाए, ऐसा भी नहीं देखा कि बहुत सारी चीजें और आ जाएंगी। लेकिन इस वक्त पॉइंट ये है नहीं, मेरी गुजारिश तो सुन लेना, मेरी मारूदात सुन ले। मुझे बुलाया तो मुझ पे कदगन तो ना लगाएं कि मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आईने पाकिस्तान मुझे हक देता है, मैं आजाद शहरी हूं, मैं जो बात करना चाहूं मैं अता साहब गुजारिश है, आईने पाकिस्तान भी आपको इजाजत देता है, हम भी देते हैं, लेकिन
एक सिर्फ एक गुजारिश है कि हम तीनों थोड़ा बारी बारी बोलेंगे तो तीनों बोल लेंगे, बस इतना कर। हाँ जी, से आपने कहा कि मैंने वहां काउंटी क्रिकेट खेली, मैंने इंग्लैंड की फ्लैट बेच की बनी गाला लिया, फिर फॉरेन फंडिंग के मामला तो ये देखें ना, फिर सबके भी बराबर हो। अगर नवाज शरीफ को बेटे से खां ना लेने पे निकाला है तो इमरान नियाजी साहब को नियाजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड कंपनी की मलकियत पे निकाला जाए। ठीक है, आपने इसका जवाब खुद ही दे दिया कि दो निज़ाम अदल हैं, एक वो है जो कि उधर शायद फेवर दे रहा है, एक वो है जो आपको फेवर दे रहा है, तो फिर बात तो खुद ही आपने क्लियर कर दी है। लेकिन मेरा सवाल आज इस पे निज़ाम अदल पे नहीं है, मेरा सवाल आपसे अब ये है कि नवाज शरीफ साहब अब उनकी तबीयत कैसी है। मैं आपको ज़रा सुनवा देती हूँ मरीम नवाज साहिबा ने क्या कहा है सेहत और वापसी से मुतल्लिक, फिर आपसे यही सवाल करते हैं, सुनिए जी। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाती हूँ। तो पहले तो ये फरमा दीजिए तारड़ साहब कि उनकी सेहत अगर ठीक है तो फिर तो उन्हें जैसे उन्होंने वादा किया था अदालत से, तो वादा पूरा करें, वापस आएं अगर वो ठीक हैं तो। और दूसरा, ये गारंटी किसकी चाह रहे हैं आप लोग? हमारे मुल्क में बड़ी बदकिस्मती है कि इंसान को अपनी बीमारी साबित करने के लिए मरना पड़ता है, दुनिया से जाना पड़ता है, दुनिया से रुखसत होना पड़ता है।